नमस्कार साथियों, यदि आपकी ड्यूटी मतगणना के लिए कार्मिक के रूप में लगी है या आप किसी प्रत्याशी के एजेंट के रूप में मतगणना स्थल पे पहुंच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको जानना ये अति आवश्यक है कि किस प्रकार किसी कक्ष में काउंटिंग का प्रोसेस होता है। ये आपके सामने मतगणना से संबंधित जो कमरा होगा उसका एक लेआउट प्लान है कि किस प्रकार इसमें काउंटिंग की प्रोसेस होगी। इसमें 14 टेबल जो है वो ईवीएम मशीन की काउंटिंग के लिए इस प्रकार दर्शाए गए चित्र के अनुसार रखी जाएगी, जिसके ऊपर 3 कार्मिक, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होगा। उनके सामने देखने के लिए और जो काउंटिंग एजेंट्स है वो बैठने की व्यवस्था उनके जाली लगाकर की गई है। सामने की ओर आरओ, एआरओ और ऑब्जर्वर साहब के बैठने की व्यवस्था होगी। उनके पास 5-5 टेबल जो है वह जो पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की काउंटिंग के लिए लगाई जाएगी, जिसपे प्रत्येक टेबल पे 4 कार्मिक की नियुक्ति की जाएगी और साइड में एक तरफ वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग भी की जाएगी। उसके लिए वीसीबी वीवीपैट काउंटिंग बॉक्स का निर्माण किया जाएगा और वो इस प्रकार का होगा जैसे बैंक में कैशियर का काउंटर होता है, उस तरीके से उसका निर्माण किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की। डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो सबसे पहले यानी प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ होगी और उसके बाद आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले डाक मतपत्र गिनने वाले कार्मिकों को दिए जाएंगे। तो मतगणना शुरू करने के लिए निर्धारित समय प्राप्त पोस्टल बैलेट नहीं खोले जाएंगे, यानी 8 बजे के बाद कोई पोस्टल बैलेट आता है तो उसको नहीं खोला जाएगा और उनको सील कर दिया जाएगा। ध्यान दें कि ऐसे पीबी की संख्या खारिज किए गए वोटों की कुल संख्या में शामिल नहीं की जाएगी। ये आवश्यक है क्योंकि हम खारिज करते हैं वोटों को, तो उनमें इनको शामिल नहीं करना है। ये जो सामने आपको दिखा गया है तो एक बड़ा एनवेलप आता है डाक मतपत्र का, जिसको 13C कहा जाता है या कवर बी कहा जाता है। उसके अंदर एक घोषणा होती है डिक्लेरेशन 13A और उसके अंदर एक छोटा लिफाफा होता है 13B या कवर ए। ये एक बड़े लिफाफे में एक पैक होता है जिसको हम 13C कहते हैं। वो लिफाफा डाक मतपत्र कहलाता है, डाक से आता है और उसको कहलाता है। तो ये इसके अंदर गिनती की जाएगी। बड़ा लिफाफा सबसे पहले जो है 13C या कवर बी उसको खोला जाएगा। इसमें फॉर्म 13A में घोषणा और पोस्टल बैलेट युक्त छोटा लिफाफा जिसको हम कवर ए कहा जाता है या 13B है कहा जाता है। अब हमने इसको खोला तो खोलते ही किन परिस्थितियों में है जो वो है डाक मतपत्र को रिजेक्ट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के जानने के लिए आवश्यक है। यदि फॉर्म 13A में घोषणा बारी लिफाफे को खोलने पर नहीं मिलती है, हमने लिफाफा खोला और घोषणा मिली नहीं, तो डाक मतपत्र रिजेक्ट है। यदि जिसने वोट डाला है उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, रिजेक्ट है। उसने स्वयं हस्ताक्षर किए लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया है, तो रिजेक्ट है। और घोषणा में उल्लिखित पोस्टल बैलेट का सीरियल नंबर आंतरिक कवर पर उल्लिखित पीबी के सीरियल नंबर से अलग है। ये कवर ए पे और सीरियल नंबर जो है घोषणा में भी सीरियल नंबर लिखा जाता है और कवर ए पे भी लिखा जाता है, दोनों को अलग अलग है, तो ये निरस्त किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जानने के लिए। और यदि घोषणा या तो नहीं पाई गई या दोषपूर्ण है तो पोस्टल बैलेट के आंतरिक लिफाफे के अंदर सामग्री की किसी जांच के बिना अस्वीकार किया जाता है। या तो घोषणा है ही नहीं या दोषपूर्ण है तो अब पोस्टल बैलेट खुलेगा ही नहीं, सीधा का सीधा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस आधार पर पीबी की अस्वीकृति के मामले में खुले हुए छोटे लिफाफे या दोषपूर्ण घोषणा को उनके संबंधित बड़े लिफाफे में वापस रख दिया जाएगा और ऐसे अस्वीकृत लिफाफों के लिए एक ट्रे में अलग रखा जाएगा। फॉर्म 13A में घोषणा में दोषों के कारण पोस्टल बैलेट की अस्वीकृति से के सभी मामले को आरओ द्वारा फिर से सत्यापित किया जाएगा। यदि काउंटिंग के जो कर्मचारी है वो किसी पोस्टल बैलेट को अस्वीकृत करते हैं तो वापस आरओ के द्वारा उन्हें सत्यापित किया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें वास्तव में अस्वीकृत की श्रेणी में रखा जाए। बड़े लिफाफे में ऐसे सभी अस्वीकृत पोस्टल बैलेट को अलग सीलबंद पैकेट में एक साथ रखा जाना है, जिसमें पीसी की मतगणना की तारीख और अस्वीकृत डाक मतपत्रों के रूप में सुपरस्क्रिप्ट किया जाना है। इसके अलावा यदि पोस्टल बैलेट छोटे लिफाफे में ना आके बड़े लिफाफे में सीधा ही आ जाता है तो वो भी अस्वीकृत किया जाता है। सभी वेद घोषणा को अलग अलग सीलबंद लिफाफे में एक साथ रखा जाना है, जिसमें पीसी मतगणना की तारीख वेद घोषणा के रूप में उल्लिखित किया जाएगा। मतपत्रों वाले छोटे लिफाफे जो 13B कहलाते हैं खोले जाने से पहले ऐसा किया जाना है, यानी उनको अभी खोला नहीं जाएगा। इसके बाद छोटे लिफाफे मिलाए जाएंगे और उन्हें एक के बाद एक खोला जाएगा और मतपत्रों की वैधता की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाना चाहिए। संबंधित उम्मीदवारों को वैध मतपत्र दिखाए जाएंगे, यानी जो आपके एजेंट्स होंगे और उम्मीदवार होंगे उन्हें दिखाकर ही उसकी गिनती की जाएगी। अमान्य मतपत्रों को अलग ट्रे में रखा जाएगा। अब डाक मतपत्र जो है उसको रिजेक्ट किस प्रकार से किया जाता है। एक डाक मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा केवल इस आधार पर कि सत्यापन अधिकारी ने फॉर्म 13A में निर्वाचक की घोषणा पर अपनी मुहर नहीं लगाई है।
मुहर नहीं लगाई है लेकिन वो नाम वगैरह अपना लिख देता है, पदनाम लिख देता है, तब भी वो मान्य होगा यदि सत्यापन अधिकारी ने उस फॉर्म में नाम और पदनाम के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण दिए हैं। तो केवल मोहर के आधार पर उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। इस आधार पर कि प्रेषक की बाहरी कवर बी पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है, जो सबसे पहले बाहर से जो आता है 13C, उस पर अगर अपने हस्ताक्षर नहीं किए तब भी वो जो है रिजेक्ट नहीं होगा। इस प्रकार इसको ध्यान देना है। एक डाक मतपत्र निम्नलिखित मामलों में अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। यदि पोस्टल बैलेट पर कोई भी वोट चिन्हित नहीं किया गया है तो वह अस्वीकृत है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया जाता है, यदि अंकन स्पष्ट नहीं है किसी उम्मीदवार के लिए, पीबी एक नकली है, यदि पीबी इतना विकृत है कि उसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, इसे एक अलग कवर में वापस किया जाएगा। यदि कोई लेखन है उसके द्वारा निर्वाचक की पहचान की जा सकती है, यानी उसने हस्ताक्षर वगैरह कर दिए हैं तो वो अस्वीकार होगा। और होम वोटिंग के दौरान एरो क्रॉस सील भी लगाई गई है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो एक के ही लगी हुई है अथवा एक से अधिक के लगी हुई है, तो वो हम जरूर ध्यान देंगे कि किस प्रकार वो एरो क्रॉस सील जो है लगी हुई है। वो भी अगर एक से अधिक के लगी हुई तो अस्वीकृत होगा, दोनों के बीच में होगा तो अस्वीकृत होगा, एक की तरफ झुकाव ज्यादा होगा तो स्वीकृत होगा। ये एक नमूना है पोस्टल बैलेट का, जो सबसे बड़ा लिफाफा होता है उस लिफाफे पर इसको सबसे पहले देखा जाता है, जिसपे हस्ताक्षर के निशान अगर ये हस्ताक्षर नहीं है तो पोस्टल बैलेट रिजेक्ट नहीं होगा। ये ध्यान देना है, इस लिफाफे को देखना है, उस पर हस्ताक्षर नहीं है तब भी वो खोला जाएगा। ये अंदर जो लिफाफा होता है फॉर्म 13B जिसको कवर A कहते हैं, इसके अंदर पोस्टल बैलेट डला हुआ होता है। अगर इसके ऊपर सीरियल नंबर अंकित नहीं है तो भी ये निरस्त की श्रेणी में आता है या अलग अलग सीरियल नंबर लिख दिए गए हैं। ये जो घोषणा सबसे पहले चेक होती है उसमें एक जगह अपने हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये अगर कोई एक नहीं है तो निरस्त होगा। इसके अलावा इसमें पहचानकर्ता के हस्ताक्षर है, ये ज्यादा मान्य नहीं है। पहचानकर्ता के अगर हस्ताक्षर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान्य होता है, लेकिन खुद के हस्ताक्षर और सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। अब कुछ जो सर्विस वोटर्स हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर जो विदेश मंत्रालय आदि में कार्य करते हैं, उनके जो पोस्टल बैलेट है वो ETPBS के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के द्वारा आते हैं। उनकी पहले स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग होने के बाद वो भी पोस्टल बैलेट की तरह ही काउंट किए जाते हैं। तो ये उसमें भी बड़ा लिफाफा 13C आएगा जिसको कवर B कहते हैं, अंदर घोषणा 13A आएगी, और छोटा लिफाफा जिसको 13B कहा जाता है, कवर A कहा जाता है। वो सेम प्रोसेस है, बस फर्क इतना है पोस्टल बैलेट से कि ये पहले स्कैन होंगे, स्कैन में वेरीफाई होने के बाद ही इनको गिनती में शामिल किया जाता है। तो ये इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 13C है बड़ा लिफाफा, 13B छोटा लिफाफा, और उसके बाद ये जो घोषणा है इन सबको स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ईवीएम से गिनती की। प्रत्येक टेबल पे राउंड वार ईवीएम मशीनों की संख्या पहले से ही निश्चित होती है। ये जितने राउंड होते हैं उतने राउंड में सभी टेबल पे, जैसे कि 14 टेबल है तो 14 टेबल पे हर राउंड में 14 मशीनें आएगी और उनकी गिनती की जाएगी। जैसे ही मशीन आती है तो दिखाए गए चित्र के अनुसार उनके एड्रेस टैग का मिलान करना है कि किस बूथ की ये मशीन आई है, और उसके मिलान होने के बाद उसको खोलना है, और खोलने के बाद उसके अंदर मशीन जो होती है इस कंट्रोल यूनिट, उस कंट्रोल यूनिट के भी एड्रेस टैग को चेक किया जाना है। तो वो एड्रेस टैग को चेक करेंगे, मिलान हो जाता है, उसके बाद उसकी गिनती को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरीके से मशीन को सीयू को खोलते हैं तो उसके एड्रेस टैग का मिलान किया जाता है। उसके ऊपर ग्रीन पेपर सील लगी हुई है वो इंटैक्ट है, पिंक पेपर सील लगी है वो भी इंटैक्ट है, और उसके क्रमांक वगैरह आप मिलान कर सकते हैं। क्रमांक का मिलान होने के बाद ग्रीन पेपर सील को कैंची या चाकू की सहायता से काटा जाएगा। काटने के बाद उसका जो रिजल्ट सेक्शन है उसके लिड को खोला जाता है। तो काटने के बाद इस प्रकार से ये लिड खुल जाएगी, ढक्कन उसका कवर खुल जाएगा, तो उसमें दो निशान दिखाई देंगे, एक रिजल्ट का हरा और एक प्रिंट का लाल। तो प्रिंट वाले सेक्शन को नहीं काटना है, केवल रिजल्ट वाले सेक्शन जो हरा होता है उसको चाकू की सहायता से काटकर उंगली डालकर और रिजल्ट का बटन दबाया जाता है। इसमें टोटल बटन होता है, टोटल बटन दबाकर पहले मशीन को चेक करके उसमें कुल दर्ज वोटों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, और ज्ञात करने के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर करके और अभ्यर्थी वाइज डाले गए मतों की संख्या को नोट किया जाता है। ये एक चार्ट दिखाया गया है कि किस प्रकार सीयू से गिनती होती है। तो सीयू को ऑन करें, रिजल्ट का बटन दबाएं, यूनिट को उठाएं और सभी एजेंटों को दिखाएं कि वे उम्मीदवारों द्वारा दिए गए वोटों को नोट कर सके। मतगणना सहायक भाग 2 में यानी 17 गय का भाग 2 होगा, उसमें परिणाम नोट करेंगे, और 17C में जो उसका
परिणाम नोट किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार और एजेंटों को परिणाम दिखाने के लिए फिर से रिजल्ट बटन दबाकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। फॉर्म 17C के भाग 2 में नोट किए गए परिणाम के बाद में परिणाम अनुभाग को कवर बंद करें और सीयू को ऑफ कर दें। ये एक चार्ट के रूप में इस प्रकार यहां पर पुनः वो दिखाया गया है कि गणना पर्यवेक्षक 17C के भाग 2 में नोट किए परिणाम का मिलान करना है, जिससे आइटम 5 भाग के 17C में नोट किया गया है। फॉर्म भरने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही साथ इन्हीं सभी कागजों पे एजेंट्स के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे और इन सीट्स को आरओ की टेबल पे पहुंचा दिया जाएगा, जहां पे इनका मिलान होगा और उनका टोटलिंग होती है। और टोटलिंग होने के बाद राउंड वार उम्मीदवारों को डाले गए मतों की घोषणा होती रहती है कि पहले राउंड में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब जब ईवीएम मशीनों की गिनती हो जाती है तो रैंडमली 5 मशीनों के साथ जुड़ी हुई वीवीपैट जो होती है उनकी पर्चियों को भी काउंट किया जाता है। वीवीपैट की रैंडमली होती है, लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकाली जाती है। तो वीवीपैट के लिए काउंटिंग हॉल के अंदर एक विशेष प्रकार की टेबल निर्धारित होती है जिसे वीसीबी कहा जाता है। वीसीबी को बैंक कैशियर केबिन की तरह तार की जाली में बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई वीवीपैट की पर्ची बाहर नहीं जा सके और अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उसको छेड़छाड़ न किया जा सके। कि छोटा सा एक चैम्बर टाइप वहां पे काउंटिंग रूम में बनाया जाएगा। इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं वीसीबी काउंटिंग बॉक्स जो है अंदर कर्मचारी रहेंगे और बाहर एजेंट्स उसको देख सकते हैं। ये सबसे पहला कंटेनर होगा जिसके अंदर वीवीपैट की पर्चियां निकाली जाएगी। प्लास्टिक का पारदर्शी होता है ताकि सब उसमें आर पार देख सके। उसके बाद जो पर्चियां हैं उनको उम्मीदवारों के आधार पर सेपरेट करने के लिए ये पिजन होल बॉक्स रखे जाएंगे। उसके अंदर कैंडिडेट वाइज पर्चियों को अलग कर दिया जाएगा और फिर 25-25 का बंडल बना के उनकी गिनती की जाएगी। ये ऊपर से उसका पूरा व्यू है। इस प्रकार से वीसीबी बॉक्स पिजन होल बॉक्स होता है और कंटेनर होता है। लॉटरी निकालने के लिए पोस्टकार्ड साइज के पेपर पहले से ही प्रिंटेड होते हैं, उनको मोड़कर एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाला जाएगा इस प्रकार से। और फिर उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लॉटरी द्वारा एक एक करके 5 पर्चियां निकाली जाएगी और उन 5 पर्चियों को निकालने के बाद 1 बाय 1 वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग की जाएगी। इस प्रकार हमारी काउंटिंग संपन्न होगी।